हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका इम्प्रेसिव लर्निंग के इस प्लेटफॉर्म पर। तो हम कवर कर रहे थे गोरखा प्रशासन के बारे में। गोरखाओं को हम यहाँ पर समझ रहे थे, जिसमें प्रीवियस लेक्चर में हमने गोरखाओं की कर नीति को समझा था, उनके द्वारा जो चलाई गई न्याय की व्यवस्था थी उसे हमने जाना था। आज हम उन्हीं गोरखाओं के इतिहास के बारे में समझेंगे। देखो, आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा गोरखा साम्राज्य शासन प्रशासन, यानी कि गोरखा जो साम्राज्य था, गोरखाओं का जो साम्राज्य था और उनका शासन प्रशासन कैसा था, और साथ साथ जो गोरखा स्थापित हुए नेपाल क्षेत्र में वो किस प्रकार से स्थापित हुए, यानी कि गोरखाओं का इतिहास क्या रहा था। इसे हम आज के लेक्चर में समझेंगे। तो चलिए समझते हैं आज के इस लेक्चर को। देखिए, गोरखा जो गोरखा लोग थे उनके बारे में अलग अलग जो लेखक हैं उनका अलग अलग प्रकार का मत है। उसमें से जो एक मत दिया वो दिया अजय रावत जी के द्वारा। अजय रावत जी का कहना है कि जो गोरखा लोग थे, जो नेपाल के गोरखा लोग थे, वो मूलतः राजस्थानी राजपूत हुआ करते थे। तो किसके अनुसार? अजय रावत जी के अनुसार, डॉक्टर अजय रावत जी के अनुसार जो गोरखा थे, गोरखा जो थे वो मूलतः कहाँ के निवासी थे? राजस्थान के निवासी थे। ठीक है, ये मूलतः कहाँ के निवासी हुआ करते थे? राजस्थान के निवासी हुआ करते थे। अब देखो, अजय रावत का कहना है कि जब 1303 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ पर घेरा डाला तो वहीं से कुछ राजस्थानी लोग, यानी कि कुछ राजस्थान के राजपूत वंशज निकलकर नेपाल की पहाड़ियों पर आ बसे। ठीक है, और वहीं उन्होंने एक उपाधि धारण करी जिसे हम शाह की उपाधि कहते हैं। तो शाह की उपाधि धारण करने के पश्चात जो ये राजस्थानी वंशज थे, जो राजपूत लोग थे, वो नेपाल पर शासन करने लगे और वहीं उन्होंने अपना शासन प्रशासन चलाया और एक राजा नियुक्त करा, जहां से इन गोरखाओं की शुरुआत हुई। तो अजय रावत के अनुसार क्या हुआ? अजय रावत के अनुसार जब 1303 ईस्वी में चित्तौड़ पर घेरा डाला गया, चित्तौड़ पर घेरा डाला गया किसके द्वारा? अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा। अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा। तो यहीं से, इसी राजस्थान क्षेत्र से कुछ राजपूत निकलकर कहाँ जा बसे? नेपाल की पहाड़ी पर जा बसे। ठीक है, नेपाल पर जा बसे। इसी नेपाल क्षेत्र में उन्होंने उपाधि धारण करी, किसकी? शाह की उपाधि धारण करी और यहीं वे शासन करने लगे और इन्हें ही कहा जाता है गोरखाली, गोरख्याली। ठीक है, इन्हें क्या कहा जाता है? इन्हें ही गोरखाली कहा जाता है। तो जो गोरखाओं का इतिहास रहा था वो राजस्थान मूलतः राजस्थान का माना जाता है। राजस्थान से निकलकर ये लोग नेपाल क्षेत्र में आए और यहीं से इन्होंने अपना शासन प्रशासन स्थापित करा। अब देखो, अब ये जो नेपाल के शासक हैं, यानी जो गोरखा शासक हैं, जब इन्होंने कुमाऊं क्षेत्र पर आक्रमण करा तो इससे पूर्व दो ऐसे शासक रहे थे जिन्होंने उत्तराखंड में अपनी शक्ति को स्थापित करना चाहा, जिसमें पहले शासक का नाम अशोक चल्ल था। ठीक है, जिसे हम पहले भी पढ़ चुके हैं। अशोक चल्ल ने भी कुमाऊं क्षेत्र पर आक्रमण करा, उत्तराखंड क्षेत्र पर अपनी सत्ता स्थापित करनी चाहिए। और दूसरा एक शासक था क्राचल्ल देव। तो ये दो एक ऐसे शासक रहे थे जिन्होंने उत्तराखंड में अपनी सत्ता स्थापित करनी चाहिए। अब देखो, अशोक चल्ल का जो आक्रमण हुआ कुमाऊं क्षेत्र पर, उत्तराखंड के क्षेत्र पर, वो 1191 ईस्वी में हुआ था और क्राचल्ल देव का जो आक्रमण हुआ था वो 1223 ईस्वी में हुआ था। तो ये दो फैक्ट भी आपको याद करने हैं कि क्राचल्ल देव का आक्रमण कब हुआ और अशोक चल्ल का आक्रमण कब हुआ था। इसी के पश्चात एक और पॉइंट हम यहाँ पर समझते हैं कि जो ये लोग थे, यानी कि जो शाह की उपाधि धारण करके गोरखा लोगों ने शासन प्रारंभ करा, तो इनका मूलतः निवास कहाँ हुआ करता था? नेपाल क्षेत्र में हुआ करता था। यानी कि ये कहाँ के शासक हुआ करते थे? ये नेपाल के शासक हुआ करते थे।
नेपाल के शासक हुआ करते थे और काठमांडू में रहा करते थे। तो इनका निवास कहाँ था? इनका निवास नेपाल के काठमांडू में हुआ करता था और ये नेपाल के राजा हुआ करते थे, यानी पूरा नेपाल जो चलता था वो इन्हीं शाह के द्वारा चलाया जाता था। आगे हम समझते हैं, अशोक चल को हमने जाना, क्राचल्य देव को हमने समझा। अब आगे हम समझ लेते हैं कि जब गोरखाओं का कुमाऊं क्षेत्र पर आक्रमण हुआ तो उस समय कौन ऐसे राजा रहे थे जिन्होंने उत्तराखंड के क्षेत्र में आक्रमण करा, कुमाऊं को विजय करा, गढ़वाल को विजय करा गया। उन सभी शासकों को हम यहाँ पर समझ लेते हैं और उनके बारे में जो पॉइंट बन जाते हैं एग्जाम में उन सभी को जानते हैं। तो जो गोरखा शासन का प्रमुख नेता हुआ करता था वो नेपाल का शासक हुआ करता था। इन्हीं में से कुछ नेपाल के शासक महत्वपूर्ण हैं जो एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं। तो हम नेपाल के शासकों में पूर्व में न जाकर हम बात करेंगे 1742 से 1745 ईस्वी की। सबसे पहले बात करते हैं 1742 से 1745 ईस्वी तक, ठीक है। अब देखो 1742 से 1745 ईस्वी तक जो नेपाल का शासक रहा वो पृथ्वी नारायण शाह रहा। पृथ्वी नारायण शाह, ठीक है। पृथ्वी नारायण शाह जो शासक रहा था वो 1742 ईस्वी से 1745 ईस्वी तक रहा था। अब ये जो पृथ्वी नारायण शाह था ये एक महान शासकों में से एक था, यानी कि नेपाल का एक महान शासक और योग्य शासक हुआ करता था। इसी पृथ्वी नारायण शाह को नेपाल का बिस्मार्क, ठीक है, नेपाल का बिस्मार्क आधुनिक नेपाल का जनक और श्री गोरखनाथ भी इसे कहा जाता है, ठीक है। तो श्री गोरखनाथ कहें, नेपाल का बिस्मार्क कहें या फिर आधुनिक नेपाल का जनक कहें, ये पृथ्वी नारायण शाह को कहा जाता है। अब इसी पृथ्वी नारायण शाह की जो मृत्यु हुई वो 1775 ईस्वी में, सॉरी यहाँ पर देखो 1742 से 1775 ईस्वी तक। तो 1775 ईस्वी में जब इस पृथ्वी नारायण शाह की मृत्यु हुई तो इसी की मृत्यु के बाद इसका पुत्र प्रताप शाह अगला शासक बनता है। अगला जो शासक बना वो कौन बना? वो प्रताप शाह बन जाता है। अब देखो, अब ये जो प्रताप शाह था इसका जो शासनकाल रहा था, हमने यहाँ देखा था कि 1742 से 1775 ईस्वी तक जो शासनकाल रहा वो पृथ्वी नारायण शाह का रहा। इसी के बाद 1775 से 1778 ईस्वी तक जो शासनकाल रहा वो इस प्रताप शाह का रहा था जो पृथ्वी नारायण शाह का पुत्र था, ठीक है। तो प्रताप शाह का शासनकाल 1775 से 1778 ईस्वी तक। इसी के बाद अगला जो शासक बना वो प्रताप शाह का पुत्र रण बहादुर शाह बना। प्रताप शाह का पुत्र रण बहादुर शाह बना और यही रण बहादुर शाह एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है। देखिए पॉइंट्स क्या बनते हैं ना, पॉइंट्स ये बनते हैं कि जब कुमाऊं क्षेत्र पर गोरखाओं का आक्रमण हुआ तो उस समय नेपाल का शासक कौन हुआ करता था। इसी प्रकार से पूछेगा कि गढ़वाल क्षेत्र में आक्रमण के समय जो नेपाल क्षेत्र था वहाँ का शासक कौन हुआ करता था। तो ये दो पॉइंट्स अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं इस रण बहादुर शाह की। देखो रण बहादुर शाह 1778 ईस्वी में गोरखाओं का शासक बनता है और जिस समय ये राजा बनता है उस समय इसकी उम्र काफ़ी छोटी रहती है। तो इसलिए इसकी एक संरक्षिका बनती है जिसका नाम होता है माता इंद्र लक्ष्मी। तो इसकी संरक्षिका बनाई गई कौन? माता इंद्र लक्ष्मी इसकी संरक्षिका बनाई जाती है। इसी माता इंद्र लक्ष्मी की जो हत्या थी वो इस रण बहादुर शाह के चाचा बहादुर शाह द्वारा कर दी गई। बहादुर शाह
देखो बहादुर शाह ने क्या करा, बहादुर शाह ने सत्ता को अपनाने के लिए इस रणबहादुर शाह की माता और संरक्षिका इंद्रलक्ष्मी की हत्या कर दी और स्वयं गद्दी पर बैठना चाहा, परंतु ये उस कार्य में असफल हो जाता है और कुछ समय पश्चात ये रणबहादुर शाह गद्दी को स्थापित करने में स्वतंत्र हो जाता है। तो रणबहादुर शाह जब शासक बना पूर्ण रूप से, जब इसकी संरक्षिका हट गई, तो ये जब पूर्ण रूप से एक शासक निर्मित हुआ, तो उस समय क्या हुआ, उस समय तक जो कुमाऊं वो क्षेत्र था, कौन सा, नेपाल का जो क्षेत्र था, उस क्षेत्र पर संपूर्ण विकास हो चुका था, यानी संपूर्ण उसका एकीकरण हो चुका था। तो रणबहादुर शाह के समय तक जो एकीकरण था नेपाल का वो पूर्ण रूप से हो गया। अब इसी रणबहादुर शाह के काल में, इसी रणबहादुर शाह के समय में एक नाम आता है हर्षदेव जोशी का, जिसे हम पूर्व में भी कवर कर चुके हैं। तो यही हर्षदेव जोशी एक निमंत्रण पत्र भेजता है इस गोरखा के राजा को, जिसका नाम था रणबहादुर शाह, कि गोरखा जी आप लोग आइए और कुमाऊं क्षेत्र पर आक्रमण करिए और कुमाऊं को अपने हाथ में ले लीजिए। ठीक है, हर्षदेव जोशी ने क्या करा, हर्षदेव जोशी ने जो निमंत्रण पत्र भेजा था कुमाऊं क्षेत्र पर आक्रमण को लेकर गोरखाओं को, तो वो सर्वप्रथम किसे भेजा गया, इस रणबहादुर शाह को भेजा गया, जो उस समय वहां का शासक हुआ करता था, नेपाल का राजा हुआ करता था। अब ये रणबहादुर शाह जब शासक बना, जब ये शासक बना 1778 ईस्वी में, ठीक उसी के बाद 1791 ईस्वी में इसने अपनी सेना, 1790-91 ईस्वी में इसने अपनी सेना भेजी कुमाऊं क्षेत्र पर, और उसी के पश्चात इसने कुमाऊं क्षेत्र पर अपना आधिपत्य स्थापित करा। तो ये सेना जो भेजी गई वो किसके द्वारा भेजी गई थी, जो गोरखा सेना भेजी गई वो रणबहादुर शाह के द्वारा भेजी गई थी। और किसने निमंत्रण पत्र भेजा था, हर्षदेव जोशी के द्वारा निमंत्रण पत्र भेजा गया। इसी के बाद थोड़ा सा और यहाँ पर फैक्ट पे बात कर लेते हैं। तो समझते हैं जो फैक्ट हमारे हैं उनको हम समझ लेते हैं। सबसे पहले देखिए, जो हर्षदेव जोशी था उसके बारे में सबसे पहला फैक्ट ये है कि हर्षदेव जोशी को उत्तराखंड का विभीषण कहा जाता है। ठीक है, सबसे पहला फैक्ट यही है कि उत्तराखंड का विभीषण किसे कहा जाता है। तो उत्तराखंड का जो विभीषण कहा जाता है वो किसे कहा जाता है, हर्षदेव जोशी को कहा जाता है, हर्षदेव जोशी को कहा जाता है। और इसी हर्षदेव जोशी को जो उत्तराखंड का विभीषण कहा वो किसके द्वारा कहा गया, वो राहुल सांस्कृत्यायन के द्वारा कहा गया। राहुल सांस्कृत्यायन ने हर्षदेव जोशी को उत्तराखंड का विभीषण कहा। साथ साथ इसे जयचंद और मीर जाफर भी कहा जाता है, जयचंद और मीर जफर भी इसे कहा जाता है। आगे दोबारा हम आ जाते हैं गोरखाओं के उसमें। देखो गोरखाओं के उसमें जो एक पॉइंट हमने छोड़ा कि हमने ये जाना कि कुमाऊं क्षेत्र पर जब आक्रमण हुआ गोरखाओं का, नेपालियों का, नेपाल के शासकों का जब आक्रमण हुआ, तो उस समय जो राजा हुआ करता था वो रणबहादुर शाह हुआ करता था। ठीक है, तो उस समय राजा कौन था, उत्तराखंड के कुमाऊं क्षेत्र में आक्रमण के समय नेपाल का शासक या राजा कौन था, रणबहादुर शाह था। इसी प्रकार जब उत्तराखंड के गढ़वाल क्षेत्र पर आक्रमण हुआ, उत्तराखंड के गढ़वाल क्षेत्र पर जब गोरखाओं का आक्रमण हुआ, तो उस समय जो राजा हुआ करता था, जो शासक हुआ करता था, वो रणबहादुर शाह का पुत्र विक्रम शाह हुआ करता था। तो यहाँ पर कौन शासक था, विक्रम शाह शासक था। ठीक है, यानी कि देखो जब खुड़बुड़ा का युद्ध हुआ, जो खुड़बुड़ा का युद्ध हुआ 14 मई 1804 ईस्वी में, तो उस युद्ध के समय जो नेपाल का शासक हुआ करता था वो कौन हुआ करता था, वो विक्रम शाह हुआ करता था, जो रणबहादुर शाह का पुत्र था। तो ये दो पॉइंट आपके मोस्ट इंपोर्टेंट बन जाते हैं कि गढ़वाल आक्रमण के समय गोरखाओं का शासक कौन था और कुमाऊं आक्रमण के समय गोरखाओं का शासक कौन हुआ था। आगे देखो, आगे गोरखाओं के उपलक्ष्य में अलग अलग इतिहासकारों के मत है, जिसमें से
कुछ तथ्य जो दिए गए वो कैप्टन हेयरसी के द्वारा भी दिए गए। कैप्टन हेयरसी ने क्या कहा, देखो कैप्टन हेयरसी ने क्या कहा, कैप्टन हेयरसी द्वारा क्या कहा गया, कैप्टन हेयरसी द्वारा कहा गया कि गोरखा लोग जो होते हैं वो बहादुर होते हैं, निडर होते हैं और शत्रु की परवाह न करने वाले होते हैं। ठीक है, तो जो कैप्टन हेयरसी के द्वारा कथन कहा गया कि जो गोरखा लोग होते हैं या फिर जो गोरखा सेना होती है वो निडर होती है, बहादुर होती है और शत्रु की परवाह न करने वाली होती है। इसी के साथ साथ कैप्टन हेयरसी ने गोरखाओं को रक्त पिपासु की संज्ञा दी, ठीक है, इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। अब आगे देखो, आगे जब गोरखा लोगों ने शासन करा तो ब्राह्मणों के उपलक्ष्य में भी गोरखाओं के कुछ मत थे। ब्राह्मणों के उपलक्ष्य में गोरखाओं का मत था कि ब्राह्मणों के पैर पूजे जाते हैं, सर नहीं। ठीक है, तो ये किसका मत था, इस प्रकार से भी क्वेश्चन आ सकता है कि किसने कहा कि ब्राह्मणों के पैर पूजे जाते हैं, सर नहीं। तो ये किसके द्वारा कहा गया, गोरखाओं के द्वारा कहा गया। और किस उपलक्ष्य में कहा गया, क्योंकि उस समय देखो जितने भी वर्ग के लोग हुआ करते थे उनसे बोझे की ढुलाई करी जाती थी। इस प्रकार जहाँ पर ये कथन कहा गया कि ब्राह्मणों के पैर पूजे जाते हैं, सर नहीं, और ये गोरखाओं के द्वारा कहा गया एक कथन था। इसी के बाद हम आ जाते हैं कि जो गोरखा लोग थे उनके प्रमुख हथियार में। ठीक है, गोरखा लोगों के प्रमुख हथियार, आखिर गोरखाओं के कौन कौन से प्रमुख हथियार थे। देखो खुखरी का नाम आपने सुना ही होगा, तो खुखरी जो था वो गोरखाओं का प्रमुख हथियार था। इसके अलावा खुखरी के अलावा रवाड़ा और बुझाली भी इनके प्रमुख हथियार थे। खुखरी, रवाड़ा और बुझाली। तो यहाँ पर देखो खुखरी इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि हम सबको पता है कि गोरखाओं का प्रमुख हथियार खुखरी होता है, लेकिन रवाड़ा जो है और बुझाली जो है ये दो नाम इंपॉर्टेंट है। रवाड़ा और बुझाली भी गोरखाओं के प्रमुख हथियार हुआ करते थे। इसी के साथ साथ जो गोरखा साम्राज्य था, गोरखा शासन था, उस समय जो दास होते थे और उनके बच्चे होते थे वो केटी कहलाते थे। दास व उनके बच्चे क्या कहलाते थे, केटी कहलाते थे। ठीक है, साथ साथ ब्राह्मणों को कठवा कहा जाता था। ठीक है, जो भी इंपॉर्टेंट है वो मैं यहाँ पर लिखते हुए चल रहा हूँ। साथ साथ देखो क्षत्रिय वर्ग के जो लोग होते थे उन्हें क्या कहा जाता था, खसिया कहा जाता था। खसिया कहा जाता था। और शिल्पियों को, ठीक है, शिल्पियों को कामी कहा जाता था। और लिखिए जो नाई होते थे, नाई को क्या कहा जाता था, नौ कहा जाता था। और शिल्पिया कौमी, दास व उनके बच्चे, ब्राह्मण, कठवा, क्षत्रिय, खसिया, शिल्पियों को कामी कहा जाता था, नाई को नौ कहा जाता था। हाँ, सुनार छूटा है, सुनार को सुनवार कहा जाता था। ठीक है, तो ये जो थे ये दासों को, उनके बच्चों को केटी, कठुआ, खसिया, कामी और नाई को नौ, सुनवार को सुनवार कहा जाता था। तो ये सब जो नाम थे वो गोरखा साम्राज्य के नाम हुआ करते थे, जो उन्होंने अलग अलग वर्ग के लोगों को या फिर अलग अलग कार्यों के अनुसार बटे हुए थे। ठीक है, इसी के साथ साथ देखो जब गोरखा साम्राज्य था, गोरखा शासन था, तो उस समय दासों का भी व्यापार किया जाता था। और उस समय जो प्रमुख दास मंडी हुआ करती थी वो रोहिलखंड का क्षेत्र हुआ करता था। तो प्रमुख रोहिलखंड जो था, ये जो नाम है रोहिलखंड,
ये उस समय क्या हुआ करता था, प्रमुख दास मंडी हुआ करते थे। तो रोहिलखंड उस समय प्रमुख दास मंडी हुआ करती थी। हमने समझा प्रमुख हथियार गोरखाओं के कौन से थे, रवाड़ा या फिर बुझाली जो थे, और दास व उनके बच्चों को क्या कहा जाता था, या फिर जो कैप्टन हियर्सी के द्वारा दिया गया कथन है, उन सभी को हमने यहाँ पर जाना। साथ ही साथ जो मोस्ट इंपोर्टेंट फैक्ट था वो मैंने आपको बताया कि उत्तराखंड के कुमाऊं क्षेत्र में आक्रमण के समय नेपाल का शासक कौन था, यह पूछा जाता है। गढ़वाल के आक्रमण के समय नेपाल का शासक कौन हुआ करता था, यह भी मोस्ट इंपोर्टेंट फैक्ट है। ठीक है, तो आज के लेक्चर में हमने क्या समझा, आज के लेक्चर में हमने जाना कि गोरखा साम्राज्य का जो शासन प्रशासन था या फिर गोरखाओं का इतिहास था वो कैसा रहा था, उनके शासन प्रशासन में कौन कौन से लोगों को, किस वर्ग के लोगों को क्या कहा जाता था, और जो कैप्टन हियर्सी हैं, कुछ जो लेखक हैं, उनके अनुसार जो गोरखाओं को किस प्रकार की संज्ञा दी गई है वो हमने आज के लेक्चर में समझा। तो वीडियो अगर आपको पसंद आई हो, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ साथ जो हमारा अगला लेक्चर होगा वो हमारा गोरखाओं के प्रमुख सूबे के उपलक्ष्य में होगा, जिन्होंने कुमाऊं के क्षेत्र में और गढ़वाल के क्षेत्र में अपना शासन स्थापित करा, यानी कि जो राजा था, राजा के द्वारा जो भेजे गए सूबा थे, उनके बारे में हम अगले लेक्चर को जानेंगे।